बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, हम फाइनेंस एक्ट को अपनी छोटी छोटी वीडियोस के जरिए कवर कर रहे हैं ताकि आपके लिए बोरिंग भी ना हो। आप अपने पेज से आराम आराम से पार्ट 1 2 3 ग्रेजुअली सुनते रहें और आप अपडेट हो जाएं। तो आज भी हम फाइनेंस एक्ट में से आने वाली जो तब्दीलियां हैं, जिसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को में तब्दीली की है, तो हम बहुत सी अहम तब्दीलियां आज भी देख रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारा चैनल, मैं देख रहा हूँ कि 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है हमारे। तो आप प्लीज, अगर आपको इतना वैल्यूएबल मटेरियल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी एक एप्रिसिएशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करें। आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। अच्छा, अमेंडमेंट नंबर 26 जो बजट में थी, उसमें सेक्शन नंबर 154B और अमेंडमेंट 44B4, ये रेट्स वगैरह हैं, डिवीजन 3AB ऑफ पार्ट 3 फर्स्ट कैजुअल। ज़ाहिर 154B सेक्शन है और इससे रिलेटेड कुछ विथहोल्डिंग रेट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों अमेंडमेंट्स को एक जगह कवर कर लिया क्योंकि रिलेटेड बातें थी। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? द फाइनेंस बिल proposes a new section 154B to introduce withholding tax on income earned by digital content creator and social media influencer from platforms such as YouTube, Facebook, Instagram, TikTok and similar digital channels। अच्छा, बहुत सारे लोग बातें करते थे, टीवी में भी बहुत हाईलाइट हुई कि भाई फला इन्फ्लुएंसर की इतनी गाड़ियां हो गई, शादी में इतने पैसे उड़ाए। और तो जब जो है ना, एफबीआर ने देखा कि भाई वाकई इनके तो ठीक ठाक बैंक बैलेंसेस हैं और इनसे तो रिटर्न वगैरह कुछ आ नहीं रही हैं। और टेक्निकली हो ये रहा था, ये लोग जितने पैसे इनके आते थे ना, ये लोग क्या करते थे, 154A में ले जाते थे, जबकि 154A जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। तो अब उन्होंने इसको थोड़ा अलग करने की कोशिश की है। वहां पे ये लोग 1% दे के अपनी इनकम को बाइट करा लेते थे, फाइनल टैक्स में रहते थे। तो इसके ऊपर मुझे याद है, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं अहमद खयाम, माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने भी इस पे एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो यूट्यूबर्स की इनकम है, कंटेंट क्रिएटर्स की जो इनकम है, ये कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है। दे आर डूइंग सम एंटरटेनमेंट एफर्ट्स और उसके ऊपर उन्हें व्यूअरशिप मिल रही है और पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हो रही है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का ही व्यूअर है और बाहर का भी व्यूअर है, ज्यादा पाकिस्तान का है, कंटेंट देख रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें, अगर आपके 3,000 किसी एक वीडियो पे 3,000 व्यूज आ जाएं, तो आपको कोई $1.25 यूट्यूब देता है, टैक्स काट के $1 आपको मिलता है। यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे थोड़े से कम पैसे मिलते हैं। हालांकि बाहर अगर आपकी 1,000 तकरीबन 500 व्यूअर्स, यानी कि 500 व्यूअरशिप हो जाए तो आपको $1 मिल रहा होता है अंदाजन। तो बहरहाल ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। तो अब इन्होंने कहा कि भाई इन लोगों से भी पैसे लेने चाहिए, और इन लोगों को क्या किया, इनके बारे में कहा कि ये लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनकी कुछ विदहोल्डिंग की हम रिजीम लाएं। वो क्या है इसका, और इसका मकसद क्या है? द मेयर एम टू इम्प्रूव टैक्सेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, हमने वैसे ही एक लाइन लिख दी कि भाई डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। Under the proposed provision, bank and non-banking financial institutions will deduct tax when payment from social media platform are credited or received through banking channel, including online payment service provider। भाई जिस भी तरह से, मसलन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास सपोज कर लें मेरे पास 2-3 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब जहां से भी पैसे आ रहे हैं, जिसके पास भी रिसीव हो रहे हैं, उन्हें ये कहा जाएगा कि भाई आपने इनकी अब एक विथहोल्डिंग करनी है। और वो विथहोल्डिंग क्या होगी? The rate is proposed at 5% for resident person appearing in ATL। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है, देहात में है, ऐसे बहुत सारे देहात में लोग काम करने वाले, जैसे हुंजा के अंदर एक फैमिली है, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, वो बड़ी नेचर दिखाते हैं और खाना बनाना और घास काटना और वगैरह वगैरह और सेब और खुमानी के बागात। अब वो मैं उन्हें देख रहा हूँ, 2 साल से वो बहुत छोटे से थे, अब ग्रो करते करते उन्होंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली और बहुत अच्छा ग्रो करते जा रहे हैं। तो अब उनके बारे में, अब वो तो फाइलर भी नहीं होंगे, वो तो एक देहात में रहते हैं। अब वहां पर उनका क्या होगा? वो अगर नॉन फाइलर होंगे तो उनका 10% विदहेल्ड होगा, बैंक 10% काटेगा। अगर फाइलर होंगे तो 5% कटेगा रेजिडेंट के केस में, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ 5% है, इसके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ए हाई रेट में बी अप्लाई टू रेजिडेंट पर्सन हु आर नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया अभी, फाइलर नॉन फाइलर वाली स्टोरी। अब आइए आगे बात। फॉर रेजिडेंट पर्सन द टैक्स डिडक्टेड विल बी मिनिमम टैक्स एंड एडजस्टेड अगेंस्ट देयर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पर मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे पास 2 लाख रुपए आए,
एक महीने में, अगले महीने में 2 लाख रुपए आए, हर महीने में 2-2 लाख रुपए आए, और मैं फाइलर हूँ, 2 लाख रुपए का 5% यानी 10,000 रुपए मेरा बैंक, मेरा जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ पैसे आ रहे हैं वो मेरे से विदहेल्ड कर लेगा। और जब मैं टैक्स रिटर्न अपनी बनाऊंगा तो मैं रिटर्न कैसे बनाऊंगा कि मैं लिखूंगा 24 लाख रुपए की मेरी सेल्स है। अब आप इसको, जाहिर सी बात है आप गुड्स तो बेच नहीं रहे, तो आप अदर रेवेन्यू के अंदर जाएंगे, अदर रेवेन्यू के अंदर आप जाएंगे बिजनेस के टैब के अंदर। सो नाउ आप इसको आप यूं देखेंगे, आई एम डूइंग सम बिजनेस, मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर छोटा सा हिस्सा हूं, बहुत सारे इक्विपमेंट को यूज करते हुए मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और ये मेरा बिजनेस है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अब आप यूं समझ लें, टैक्स की टर्मिनोलॉजीज में इस तरह देखेंगे आप इसको। आप अदर रेवेन्यूज में 24 लाख रुपए लिखेंगे और वहां से एक्सपेंस माइनस करें, जो भी आपने अपनी दायरे कैमरामैन रखा हुआ है, इसके अलावा जो स्क्रिप्ट राइटर लिखा हुआ है उसको आप पैसे देते होंगे, और जो एडिटर रखा है उसको आप पैसे देते होंगे, तो वो पैसे आप उसमें से माइनस कर दीजिए। जो जो भी आपने खर्चे किए, आपने इक्विपमेंट खरीदी है वो माइनस कर दीजिए, उनका डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। अब जो आपका प्रॉफिट आएगा, लेट सपोज 24 लाख में से आपके 50% खर्चे थे, आपको 12 लाख का प्रॉफिट आया, 12 लाख रुपए के प्रॉफिट पे जो भी रेट ऑफ टैक्स है, सपोज कर ले वो 10% है, तो आपका जो टैक्स बन जाएगा वो 1,20,000 रुपए बन जाएगा। ठीक है, और आपके कितने पैसे कट गए थे, हर महीने 10,000 कट रहे थे, तो 1,20,000 आपके कटे थे, तो आपको कोई भी टैक्स रिटर्न के साथ आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस जो विदहोल्डिंग हुई वो काफी हो गई। लेकिन सपोज करें आपका टैक्स बना 2 लाख रुपए, तो आपकी विदहोल्डिंग हुई भी होगी 1,20,000 रुपए, 80,000 रुपए आपको रिटर्न के साथ भरना होंगे। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो इन तमाम लोगों को भी अब गवर्नमेंट इनसे भी इनकी इनकी चीजों को डॉक्यूमेंट भी करना चाहती है, और इनको भी एनटीआर में लाकर इनसे भी टैक्स वसूल करना चाहती है, इनका भी ऑडिट करना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। तो जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप वो मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको चाहिए प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से अपनी प्लानिंग करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा आपके कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो है आपसे शायद एक साल में 50,000 रुपए ले लेगा, लेकिन वो आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करके देगा, ताकि आप अपने ऑडिट्स के अंदर भी सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। खामखा आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है, पता लगा एफबीआई का नोटिस आ गया या आपके बैंक से पैसे निकल गए, खामखा आप टेंशन में आ गए, पता नहीं क्या कर दिया हमने, अपने मुल्क में रेवेन्यू भी लेकर आ रहे हैं बाहर से और देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए, ये बेहतर है। तो बजट के अंदर ये प्रपोजल आई थी और ये अप्रूव हो गई, और उसके बाद ये इनेक्टमेंट के जरिए लॉ का हिस्सा बन गई। चलिए आगे चलते हैं। अमेंडमेंट नंबर 31 सेक्शन 175 AA। अच्छा, इसकी मैं आपको ना डायरेक्ट सेक्शन दिखाता हूं उसका। देखें ये ना सेक्शन है 175 AA। इसके अंदर ये कहा था कि बोर्ड, ये मैं पिछले साल वाला आपको बता रहा हूँ, फिर नया भी बता दूंगा, फिर कमेंट्री पढ़ा देता हूँ। इसमें ये कहा था एफबीआर क्या कर सकता है, अपना डेटा जो उसने टैक्स रिटर्न से हासिल किया है वो शेयर कर सकता है शेड्यूल बैंक से। तो इस दफा प्रपोज किया था कि शेड्यूल बैंक से तो कर सकता है, लेकिन स्टेट बैंक से भी कर सकता है। तो लेकिन ये बजट जो फाइनेंस एक्ट के अंदर ये अप्रूवल इनेक्टमेंट के जरिए नहीं पास हो, इनेक्ट नहीं हो सकी, और ये लॉ का हिस्सा नहीं बन सकी, यानी ये अप्रूव नहीं हुई। बजट की जो प्रपोजल थी ये अप्रूव नहीं हुई। तो उन अब तक, अब ये सिर्फ स्टेट बैंक को भी इन्होंने कहा था हम आपसे भी डेटा शेयर करेंगे, वो चीज नहीं हो सकी। तो पहले क्या था, पहले ये था कि एफबीआर क्या करेगा, आपकी टैक्स रिटर्न से जो डेटा मिला वो मीजान बैंक से मिसाल के तौर पर एचबीएल बैंक से शेयर करेगा, किसी भी बंदे से रिलेटेड, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन से रिलेटेड। किस चीज के लिए, इसलिए कि उसको क्रॉस मैच किया जाए विद द बैंक डेटा, बैंक के डेटा से उसको मैच किया जाए। अच्छा, यहाँ भी था स्टेट बैंक सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी बाय एनी नेम, एंड ये भी हट गया, ये भी बजट के अंदर आया था लेकिन इसको भी असेंबली ने पास नहीं किया। अच्छा, ये मैं बताता हूँ ये होता क्या था। थ्रू डेटा बेस्ड एल्गोरिथम एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये लॉ ये लेकर आए थे कि भाई हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस छोटे से सॉफ्टवेयर के अंदर यूं समझ ले वो कहीं भी रन हो सकता है। आसान आसान समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक बंदे की टैक्स रिटर्न आई, उसमें सेल्स ही 100 रुपए की, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक एल्गोरिथम बनाया, उसमें बताया कि जुनेद की सेल्स 100 रुपए है, और वो दे दिया बैंक को, और बैंक से कहा कि भाई आप अपने डेटाबेस पे इसको रन करें। डेटाबेस पे वो रन करेगा, जुनेद को एनआईसी से देखेगा कि उसके क्रेडिट्स कितने आए हैं। अगर वो आए हैं 80 या 120 तो बैंक कुछ नहीं करेगा, ये कोई बहुत छोटा सा वेरिएंस है। लेकिन अगर वहां 1000 आ गया तो एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और बैंक क्या करेगा, वो जो एल्गोरिथम रन किया है उसकी एक रिपोर्ट प्रोड्यूस होगी, वो एफबीआर को दे देगा। एफबीआर के पास कोई डेटा एक्चुअल उठ के नहीं आएगा ट्रांजेक्शन का, खाली एक रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई यहाँ एबनॉर्मल वेरिएंस है। तो लिहाजा बैंक क्या, एफबीआर क्या करेगा, उस आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे।
अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जहां वो शेड्यूल बैंक्स को डाटा के साथ क्रॉस मैचिंग करना चाह रहे थे, वो इन्होंने स्टेट बैंक का भी नाम लिख दिया था, जो कि अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, ये मैंने आपको सब वेरिएंस वाली यहां तक की स्टोरी पूरी अपनी गुफ्तगू में ही बता दी। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, एक स्टेट बैंक को एक पावर दे दी। पावर क्या दे दी कि स्टेट बैंक स्टेब्लिश कर सकता है, ऑपरेट और मेंटेन कर सकता है एक सेंट्रल virtual repository of banking data compromising such comprising such information, record or financial transaction of person maintained by scheduled banks on the basis of unique identifier। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, स्टेट बैंक है ना, मेरे जुनैद इकबाल का अकाउंट है एचबीएल में, मीजान में, बैंक अल हबीब में। स्टेट बैंक को ये अथॉरिटी दी जा रही है कि भाई तुम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाओ जिसमें जुनैद इकबाल को एक तुम यूनिक नंबर देना। ये यूनिक नंबर शेड्यूल बैंक्स को भी दिया जाएगा, और शेड्यूल बैंक क्या करेगा, ज़ाहिर एनआईसी एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर बन जाएगा, आप उसी को ले लें। तो मेरे एनआईसी पे जिस बैंक में जो भी डाटा हुआ है, यूं समझ लें कि मेरे तमाम बैंकों की बैंक स्टेटमेंट्स उठ के कंसोलिडेट हो जाएंगी किसके पास, ट्रांजैक्शन वाइज स्टेट बैंक के पास। तो ये बेसिकली एक मेरी सेंट्रल डिपॉजिटरी बन गई। इसका पर्पस क्या है? आगे कह रहे हैं मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, जैसे भी बोर्ड बताएगा उस स्टेट बैंक के साथ बैठ के बातचीत होगी, उस अंदाज से ये डिपॉजिटरी आप बना दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? कलेक्ट एंड प्रोवाइड डेटा एंड रिजल्ट एज पर क्लॉज ए एंड बी ऑफ दिस सबसेक्शन। उसको यूटिलाइज करेंगे, जो रिजल्ट्स ऊपर से वेरिएंसेस के आएंगे। जाहिर सी बात है, अब आपने एचबीएल से पता चला वेरिएंस आ गया, एचबीएल में जब ये एल्गोरिथम रन हुआ वहां वेरिएंस आ गया 800 रुपए का, आपके पास 100 रुपए थे, वहां 800 का वेरिएंस आ गया, क्योंकि वहां पे तो 900 थे। तो वो क्या करेंगे, वो एफबीआर बोर्ड ये करेगा, स्टेट बैंक को कहेगा भाई इस वाले के अंदर बहुत वेरिएंस आ गया, तुम अपने पास इसको चेक करो। तो स्टेट बैंक जब इसको एल्गोरिथम को रन करेगा, वो देखेगा वेरिएंस कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेट बैंक तमाम बैंकों का डाटा अपने पास गैदर करेगा। और ये है भी लॉजिकल कि स्टेट बैंक के डाटा से सेंट्रल रिपोजिटरी से इसको मैच करना चाहिए, यहाँ वेरिएंस ताकि वेरीफाई हो सके। अदरवाइज तो क्या होगा, नोटिस शुरू हो जाएंगे, एचबीएल के क्रेडिट 100 रुपए के हैं और मीजान के 100 रुपए के हैं, और आपने सिर्फ एचबीएल के वेरिएंस रिपोर्ट के बेस में नोटिस इशू कर दिया, तो वो तो ऑल इन वेन, कोई फायदा ही नहीं है। टैक्स पेयर तो बोलेगा भाई मेरे तो 10 बैंकों के अंदर अकाउंट है, आपको तो सबसे टैली करना चाहिए था। बहरहाल खुलासा इस पूरे मैकेनिज्म का ये है। अब हम कमेंट्री पे ही चले आते हैं। इस पूरे प्रोसेस का खुलासा ये है, the proposed amendment is aimed to strengthen data analysis, improving detection of undeclared income and assets and enhancing cooperation between tax authorities and financial institutions। एक्चुअल में ये इसका क्रक्स है इस पूरे प्रोसेस का। अच्छा, ये इवॉल्व हो रहा है, मैं मुमकिन है बहुत सारी चीजें आपको मैंने एक हाइपोथेटिकली बता तो दी, ऐसे हो रहा होगा, जरूरी नहीं ऐसे हो, कोई डिफरेंट मैकेनिज्म बने, लेकिन उसका जो मकसद है इस पूरे प्रोसेस का वो ये है जो मैंने येलो में आपको हाईलाइट करके दिया, कि भाई टैक्स अथॉरिटीज और बैंक की अथॉरिटीज के दरमियान कॉपरेशन हो। जुनेद ने कहा 100 रुपए, क्या बैंक में भी 100 रुपए आए हैं या बैंक में 1000 रुपए आए हैं? ऐसा मैकेनिज्म बन जाए 1000 आए हैं तो एकदम इसका मतलब है जुनेद ने अंडर डिक्लेयर की अपनी इनकम को, एसेट्स को, तो एकदम इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए और जुनेद से रिकवरी प्रोसीडिंग करने में आसानी हो। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये भी बजट के अंदर प्रपोजल आया था और स्लाइड चेंजेस के साथ इसको भी अप्रूव कर लिया गया है। अच्छा, एक और सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 177(6)(b)। इसमें वो ये कहते हैं कि इनकम टैक्स, अच्छा पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, एक और चीज, अच्छा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पहले से एक सेक्शन मौजूद है 108A, वो ये एम्पावर करता है कमिश्नर को कि अगर विद द अप्रूवल ऑफ एफबीआर बोर्ड से इजाजत ले वो ऑब्टेन कर सकता है एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट सर्विस इन केसेस इन्वॉल्व आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसके अंदर ये था 108A के अंदर पहले ये पावर एफबीआर के पास, अगर एफबीआर किसी केस में समझता है कि एफबीआर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, टैक्स पेयर कुछ कह रहा है, वो कमिश्नर कुछ कह रहा है, तो 108A के अंदर वो कह सकता था चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अपॉइंट करके, सीएमए फर्म को अपॉइंट करके, भाई मुझे बताओ इसकी वैल्यूएशन करके दो क्या होगी, तो वो ताकि हम उस पर रिलाई कर सकें और आगे बात चला सके। तो ये एक पावर, महदूद पावर तो पहले ही एफबीआर के पास थी, लेकिन अब एफबीआर ने जो पावर ली है इंतहाई अजीबोगरीब पावर है। वो क्या है ये देखते हैं। बिल ने ये प्रपोज किया, फाइनेंस बिल 2026 ने प्रपोज किया टू फर्दर एक्सपेंड द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीडिंग। अब एक बंदे का ऑडिट हो रहा है,
जब ऑडिट हो रहा है, अंडर, इसको पढ़ते जाते ट्रांसलेट करते जाएंगे, हमारी बात समझ आ जाएगी। अंडर द प्रोपोज्ड प्रोविजन द कमिश्नर में विद द अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ये कि ऑफिसर, अगर कमिश्नर की इंटेंशन है, चीफ कमिश्नर से पूछेगा और टैक्स पेयर को भी बता देगा कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। तो उसकी कौन सुनता है, उसको एतराज हो या ना हो। अच्छा, वो रिक्वायर कर सकता है टैक्स पेयर को कि भाई तुम री ऑडिट कराओ अकाउंट्स का। भाई एक बंदे ने QCR रेटेड फर्म से, या ऐसी फर्म, देखो फर्म्स तीन होती हैं, एक सीए फर्म सिंपल होती है, एक सीए फर्म QCR रेटेड होती है, एक सीए फर्म वो होती है जो ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड से, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से अप्रूव्ड होती है। अब आप सपोज कर लें आप लार्ज साइज एंटिटी हैं, आपने ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से ऑडिट कराया हुआ है, या मीडियम साइज एंटिटी है, आपने CAQ से रेटेड फर्म से ऑडिट कराया है, या आप 3 मिलियन से नीचे के कैपिटल वाली कंपनी, आपने CMA फर्म से ऑडिट कराया हुआ है, कह रहे नहीं हम आपका री ऑडिट करवा सकते हैं। मतलब कैसी अजीबोगरीब बात है। तो CA का प्रोफेशन जो है वो एक जबरदस्त प्रोफेशन है, वहाँ एक आई कैप ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है ना यानी इंटेग्रिटी है और बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत अच्छा ऑडिट का प्रोफेशन चल रहा है। ये तो आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई नहीं ये तो हम दोबारा ऑडिट, क्यों ऑडिट आप करा सकते हैं दोबारा। ये बिल्कुल ही अजीबो गरीब और कुछ समझ ना आने वाली ये इसके अंदर ये लेकर आए। और रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हम कर सकते हैं, हम एक्चुअरियल वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो भाई ये तो पहले भी आपके पास था, ये वाली पावर जो थी, ठीक है, अगर किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू की वैल्यूएशन करानी है वो 108 है, आप एक्सरसाइज कर लेते ये वाला। अब कह रहे हैं हम पूरा री ऑडिट कराएंगे। दी प्रपोज पावर में भी एक्सरसाइज। अच्छा, कमिश्नर कब ऐसा करेगा, जब वो ये समझता है सच वेरिफिकेशन वो नेसेसरी है ऐसा कराना। क्यों? क्योंकि जी बड़े कॉम्प्लेक्स से अकाउंट्स हैं और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का, और डाउट है कि भाई पता नहीं अकाउंट्स ठीक है या नहीं है, और जो है ना मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, और स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ टैक्स पेयर। तो भाई ये सारी चीजें होती हैं, एक ऑडिटर तमाम ऑडिट के टेस्ट लगाता है, हर हर चीज को चेक करता है। तो अभी भी अगर आप ऑडिट कराएंगे थर्ड पार्टी, तो वही काम उसमें दोबारा आके करना है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि आप अमेरिका से किसी ऑडिटर को बुलवाएंगे और वो ये काम करेगा जो यहाँ का ऑडिटर नहीं कर सकता। तो मेरी नजर में तो ये एक बिल्कुल बेतुकी सी प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट की है। बहरहाल अच्छा, बस ये इतना काफी है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल ये प्रपोज भी की गई और इसको अप्रूव भी कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, पेनल्टीज के अंदर मैं सारी पेनल्टीज डिस्कस नहीं करूंगा, जो बहुत अहम पेनल्टीज है मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। देखो यार, जब ऑडिट में सिलेक्शन हो जाए ना और नोटिस आए, तो उसको मैं हमेशा कहता हूँ, कोई सिंपल सा नोटिस भी हो ना, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये जो हम बात कह देते हैं भाई छोड़ो रहने दो, बस डिसरिगार्ड कर दो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें FBR से आने वाले कागज को, नोटिस को अहमियत देनी चाहिए। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसका एक कंक्लूजन होना है, उसे अटेंड करना चाहिए। अब पहले जब ऑडिट आता था तो FBR कहता था अगर तुमने पहले नोटिस की जवाब नहीं दिया तो हमारा इख्तियार है कि हम आपको 25,000 रुपए की पेनल्टी लगा सकते हैं। अब उस 25,000 को इन्होंने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया है। और अगर दूसरे नोटिस का भी रिप्लाई नहीं दिया ऑडिट के दौरान, तो पहले था कि कोई 50,000 लगा सकते हैं पेनल्टी, अब उन्होंने इसको 2 लाख कर दिया है। और थर्ड नोटिस, आमतौर से 3 दफा नोटिस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस लॉज हैं जिसमें वो कहते हैं भाई आप 3 दफा एटलीस्ट बंदे को हिलाया करें, पूछा करें, उसके दरवाजे पे 3 दफा कम से कम दस्तक दिया करें, एक नोटिस करके ऑर्डर मत खड़का दिया करें। तो अब ये ऑफिसर भी मोहतात हो गए हैं, एटलीस्ट 3 दफा जो है टाइम देते हैं, 3 दफा नोटिस देते हैं, 3 दफा रिमाइंडर देते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि भाई अगर आपको जो है ना तीसरे नोटिस का भी अगर आपने फेल टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट ऑन रिसीट ऑफ थर्ड नोटिस, यानी आपने तीसरे नोटिस आने पर जवाब नहीं दिया, टाइम नहीं डाला, या आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, तो पहले था कि हम 1 लाख की पेनल्टी लगाएंगे, अब उसको 3 लाख कर दिए। तो बड़ी हार्श पेनल्टीज है, खास तौर पे ऑडिट के केसेस को बहुत ख्याल से आपने अटेंड करना है। हाँ, अगर आपके पास नॉन कंप्लायंस की कोई रीजन है, ठीक है, कोई रीजनेबल कॉज है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लेंगे, और 3-4 दफा टाइम मिल जाता है आपको ऑडिट के केसेस में। ऑफिसर्स आर जेनरस, दे आर गुड टू गिव यू टाइम, एक्सेप्ट ये कि कोई बिल्कुल अजीबोगरीब इंसान हो। अदरवाइज जाहिर है ऑडिट में आपको बहुत ज्यादा चीजें अपनी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। बहरहाल ये पेनल्टीज तब्दील हो गई हैं, इट वाज प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड। अच्छा जी, तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हम एक लाइन से पढ़ सकें। अच्छा, उसके बाद ये था एक और सीरियल नंबर 10 है, ये भी प्रपोज्ड हो गए, अप्रूव हो गई है। ये क्या था कि अगर आप कोई गलत कागज जमा करा दें, या गलत एक कागज के अंदर कोई गलत बात लिखी हुई हो, या कोई ओमिशन आपने किया हुआ हो जिससे रेवेन्यू लॉस हो रहा हो,
कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने छुपा दी है, मिसलीड कर दिया है, तो उसमें पहले ये था कि भाई उस हम पेनल्टी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर आपने कोई एफिडेविट गलत जमा करा दिया, ठीक है, कोई आपने डॉक्यूमेंट उसको जो है ना फिक्टिशियस बना के जमा करा दिया, कुछ तहरीर गलत कर दी है, तो अगर वो पकड़ लेता है आपकी उस बात को, तो उसके पास ये ताकत थी, पावर थी कि वो आपको 25,000 रुपए का 25,000 रुपीज का जुर्माना कर दे। अब उसको उन्होंने 5 लाख रुपए का कर दिया है, और पहले था 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज अमाउंट ऑफ द टैक्स शॉर्टफॉल विच एवर इज हायर, कि भाई जो टैक्स का इम्पैक्ट है उसको उसका 50% देख लो या 25,000 देख लो, जो जो ज्यादा हो। अब उन्होंने कंपैरिजन 100% कर दिया और 5 लाख कर दिया, तो जाहिर है हमें एहतियात करनी चाहिए, और वैसे भी सही चीजें हमें जमा करानी चाहिए, जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक बेहतर अंदाज से पेश करना चाहिए। अगर कुछ उसके अंदर कुछ चीजें मैनेज भी करनी है तो अपनी गुफ्तगू को, अपनी राइटिंग को, अपनी लैंग्वेज को इस अंदाज से लिखें कि एटलीस्ट उस वो भी चीज उसके अंदर कवर हो जाए करे। अच्छा, फिर एक चीज और है, ये प्रपोज हुई थी सीरियल नंबर 12, इट वाज प्रपोज्ड बट नॉट अप्रूव्ड, एग्जिस्टिंग पेनल्टी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। पहले ये था कि भाई वेयर अ पर्सन हैज कंसील्ड इनकम, अगर एक आदमी ने इनकम छुपाई है और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर दिए हैं अपनी इनकम के, या तो छुपाई है या इनएक्यूरेट इनकम के पर्टिकुलर दिए हैं वगैरह वगैरह, इसको आप देखिए सेक्शन 111 की प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो वहां उन्होंने कहा था कि भाई पहले कहा था आपको 100,000 रुपीज तक जुर्माना होता था, यानी 1 लाख रुपए, उसको इन्होंने कर दिया था 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन कर दिया था। तो अब ये मैंने बताया भाई, जो पर्पल कलर है ना हमारे नोट्स में, कोई भी बंदे को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, मैं दे दूंगा। पर्पल का मतलब है जो बजट आया था, ग्रीन का मतलब है जो फाइनेंस एक्ट है, और रेड का मतलब है जो पुराना लॉ था। तो अब ये पुराना लॉ ही चलेगा, अभी भी 1 लाख की जुर्माना है, 1 मिलियन 10 लाख इन्होंने किया था, लेकिन ये अप्रूव नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए बहुत बहुत मजेदार, मेरी तो पसंदीदा प्रोसीडिंग्स है ये। अच्छा, ये भी पहले बता दूं कि ये भी प्रपोज हुआ था, लेकिन इसको भी प्रपोज करने के बाद अप्रूव नहीं किया लेजिस्लेटर ने, और पुरानी पेनल्टी ही कंटिन्यू करेंगी। देखिए, मॉनिटरिंग प्रोसीडिंग में क्या होता है, आपने पूरे, अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं, आपको टैक्स काटना है, टैक्स जमा कराना है। अगर आप टैक्स आप फेल हो जाए टैक्स काटने के लिए, या फेल हो जाए कलेक्ट करके जमा कराने के लिए, तो आपका दायरे ऑर्डर पास होता है, और तो रूल 44 फोल का नोटिस आता है, और आप रिप्लाई जमा कराते हैं, फिर 161 में रिकवरी हो जाती है, ऑर्डर हो जाता है और रिकवरी होती है वगैरह वगैरह। वहां एक चीज और होती है, जब आप मॉनिटरिंग का ऑर्डर देखते हैं ना, तो जहां वो टैक्स की रिकवरी करता है उसके साथ साथ वो सरचार्ज और पेनल्टी भी लगाता है। वो पेनल्टी का जो अमाउंट है ना, पहले हुआ करता था 40,000 रुपए, इसको इन्होंने बढ़ा के कर दिया था 500,000, 5 लाख रुपए कर दिया था, और 10% ऑफ द अमाउंट विच एवरेज हायर। तो ये 40,000 को 5 लाख कर दिया था, ठीक है। अच्छा, और ये भी कह दिया था अगर कंपनी है तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो भी अलग से देगा, एडिशनली उसके ऊपर भी ये डिफॉल्ट आएगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफॉल्टर in such a case the company its principal officer shall be personally liable to pay an additional penalty, यानी ओवरऑल 10 लाख की पेनल्टी लगा दी थी। अच्छा, इसके अंदर भी स्टोरी है। मिसाल के तौर पर अगर सीधा सा केस होता है ना, ऑफिसर बोलता है भाई मैं बस ठीक है, आपका तो सीधा सा केस है, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है, तो देखो भाई आपको पता है 1 रुपए का तो इंसान से हो ही जाती है गलती, कोई विथहोल्डिंग आपने नहीं की होगी तो मेरे पास पावर है 40,000 की पेनल्टी लगा सकता हूं मैं। तो आदमी कहता था यार चलो बस खत्म करो, रफा दफा करो और ऑर्डर बनाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर ये पैसे बढ़ जाते, 5 लाख रुपए हो जाते, तो ऑफिसर तो कहता है भाई देखो तुमने, चलो तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने सिर्फ 10,000 रुपए के ऊपर तुमने टैक्स नहीं काटा ना, तो मेरे पास पावर है 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने की। खाम में ये जो है ना टैक्स पेयर को तंग किया जाता। तो ये बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पेनल्टी की क्लॉज है ये अप्रूव नहीं हुई, तो लिहाजा पुरानी पेनल्टीज ही चलती रहेंगी। ओके जी। अच्छा, उसके बाद 35 नंबर एक नई एंट्री, आई थिंक हाँ नहीं ये पुरानी एंट्री है। इसमें क्या है, इट वाज प्रपोज्ड एंड, अच्छा ये अप्रूव हो गई। इसमें क्या था, एनी कंपनी, पहले ये होता था एनी कंपनी, कंपनी को काट के पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी कर दिया, तो इसका मतलब एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका मतलब है इस तब्दीली से क्या हुआ, इंडिविजुअल पर्सन भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। पहले आप अगर गौर से देखें था एनी कंपनी एंड एओपी, अब कर दिया एनी कंपनी एनी पर्सन कर दिया है, तो इस पर्सन में इंडिविजुअल भी आ गया, बल्कि पूरा ही हटा देते, लिख देते एनी पर्सन, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, खामखा इसको लिखा रहने दिया। कह रहे क्या हो, अगर वो फेल हो जाए to fully state all the relevant particulars or information as required in the written form, फॉर्म के अंदर सही तौर से आपने डाटा नहीं डाला, या फॉर्म के साथ जो एनेक्शर्स लगने थे वो आपने एनेक्शर्स नहीं लगाए,
या आपने अटैच कर दिया ब्लैंक, इनकम्प्लीट एनेक्सर वगैरह, यानी कि आपने जो रिटर्न की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं की, तो क्या होगा, पहले सिर्फ कंपनी और एओपी के लिए पेनल्टी थी, अब जाहिर सी बात है अब इंडिविजुअल के लिए भी इन्होंने कहा पेनल्टी होगी। लेकिन यहां तो इन्होंने इंडिविजुअल को कर दिया, लेकिन यहां पर इन्होंने देखें लिखा हुआ है सच कंपनी इंक्लूडिंग ए बैंकिंग कंपनी एंड एओपी शेल पे ए पेनल्टी ऑफ 5 लाख और 10% ऑफ द टैक्स चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज हायर। तो लेकिन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे इंडिविजुअल करना भूल गए या पर्सन करना भूल गए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल को दाखिल कर दिया है तो हम यही समझेंगे कि अब ये पेनल्टी इंडिविजुअल पर भी है, लेकिन ये लॉ के अंदर इनको यहाँ पे तब्दीली करने की जरूरत है। यहाँ पर इस सेकंड कॉलम के अंदर ये चेंज करना, थर्ड कॉलम में चेंज करना भूल गए। अच्छा अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश इन द फॉर्म ऑफ image file, scanned document or password protected file that are illegible or otherwise inaccessible to the concerned inland revenue authority shall be deemed to have been furnished a blank। वो ये भी कह रहे हैं भाई हम आपने ऐसा अगर कोई कागज लगा दिया जो पढ़ने में ही ना आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भाई वो भी ब्लैंक ही कंसीडर किया जाएगा और इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। और 2 सालों से मैं एक एडिशनल बात बता दूं, 2 सालों से ये हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बंदा ऑडिटेड खास तौर पे कंपनी के केस में नहीं लगा रहा, तो उसको तो 120(3) का नोटिस आ रहा है और उसकी रिटर्न को इनवैलिडेट कर दिया जा रहा है, उसकी रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जा रहा है जो भी बंदा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच नहीं कर रहा इन केस ऑफ कंपनी। तो ये कुछ पेनल्टीज के क्लॉजेस थे, एक लास्ट और है उसको पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त मजे का क्लॉज है, बहुत अच्छा क्लॉज है। मैंने ऐसी रिटर्न भी कई क्लाइंट्स पे गए देखी कि टैक्स तो विदहेल्ड नहीं हो रहा, एमआईएस में भी नहीं आ रहा, कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन रिटर्न में क्लेम किया हुआ है वकील। अब वकील साहब तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि कंसल्टेंट और वकील साहब ही तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन आजकल ये कि टैक्स के प्रोफेशन में हर दूसरा आदमी जो है ना कंसल्टेंट बना हुआ है, तो वो काम को जानते नहीं है, क्लाइंट से पैसे लेने के लिए बस कुछ ना कुछ टैक्स अपनी तरफ से भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ उन्होंने लिख दिया अगर आपने कोई टैक्स किसी भी टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर लिया, आपने टैक्स क्लेम कर लिया जबकि वो टैक्स एक्चुअल में पेड नहीं था, तो क्या होगा, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सेस क्रेडिट क्लेम। मिसाल के तौर पर मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, मैंने देखा कि 8 मिलियन का टैक्स क्लेम किया हुआ था, तो इसकी रोशनी में अब क्या होगा, अगर मैं ऑफिसर हूं मैं उस 8 मिलियन को भी जीरो करूंगा और एडिशनली 8 मिलियन की पेनल्टी भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये बहुत सख्त पेनल्टी है और बहुत अच्छी पेनल्टी है, और टैक्स पेयर को अवेयर होने की जरूरत है कि जो टैक्स काटा है, जो टैक्स उसका विदहेल्ड हुआ है, उसने पे किया है, सिर्फ वही क्लेम कर सकता है। 100 रुपए पे करके 200 रुपए क्लेम वो नहीं कर सकता। तो ये इसका भी कवरेज अब यहाँ पर आ गया है। पेनल्टीज भी इसके, पहले तो ज़ाहिर है उसको डिसअलाउ तो करता ही होगा ऑफिसर, और करता ही था, हमने कई ऑर्डर देखे, लेकिन अब पेनल्टी भी इसके अंदर लगा दी है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देख लेते हैं और फिर मेरे ख्याल है हमें आज की सेशन कंक्लूड कर देना चाहिए, काफी वक्त हो गया। अच्छा, सेक्शन नंबर 182 एटीएल सरचार्ज, ये तो मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है और आप सब लोगों को पता है, अगर आप रिटर्न को जमा नहीं करा पाते हैं विद इन ड्यू डेट, जो कि इंडिविजुअल और एओपी के केस में नॉर्मली 30 सितंबर होती है और कंपनी के केस में 31 दिसंबर, तो होता ये था कि आपको लेट रिटर्न फाइल कराने के साथ एक सरचार्ज, एक जुर्माना पे करना होता था। आप अगर वो जुर्माना पे कर देते थे तो आप नॉन फाइलर से फाइलर बन जाते थे। वो देखिए मैंने यहाँ सेकंड कॉलम में लिखा है, एग्जिस्टिंग सरचार्ज इंडिविजुअल के लिए 1000 है और एओपी के लिए 10,000, कंपनी के लिए 20,000, लेकिन इनको प्रपोज किया गया कि भाई कंपनी का 1 लाख कर दें, इंडिविजुअल का 25,000 और एओपी का 50,000। और ये एक बड़ा इंक्रीज है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये तो लोग तो, गवर्नमेंट ने देखा टैक्स पर तो बढ़ रहे हैं, फाइलर तो बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटी सी तब्दीली करके बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा करें। और ये होना नहीं चाहिए था इतना बड़ा सरचार्ज में इजाफा, लेकिन क्या कहें, इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी ये इसकी इनेक्टमेंट हो गई है और ये अब लॉ का हिस्सा बन गया है। अब जो सरचार्ज है, मिसलन में आज जैसे 1 जुलाई है, अगर किसी ने टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न आज जमा करानी है तो उसे 25,000 रुपए का सरचार्ज का चालान अपनी रिटर्न के साथ जमा कराना पड़ेगा, तभी वो फाइलर होगा। ठीक है, आप सपोज कर लें 2026 आ गया, 2026 की रिटर्न आपने फाइल कर ली, 30 सितंबर को टाइम खत्म हो गया, तो अक्टूबर में 2026 की कोई रिटर्न जमा कराना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल है तो उसको 25,000 का चालान जमा कराना पड़ा करेगा। तो अब ये सरचार्ज जो है 1,000 के बजाय अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो अब हमें चाहिए
कि हम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें भाई अपना डाटा गैदर करें, टाइम से चीजें जमा कराएं, और सैलरीड इंडिविजुअल लापरवाही करते हैं उन्हें कहें भाई आप टाइम से चीजें जमा कराएं वरना आपको फाइलर होने के लिए अच्छा खासा टैक्स देना पड़ जाए। इतनी तो कंसल्टेंट फीस नहीं लेता, 10,000 में वो रिटर्न जमा कराता है, 25,000 रुपए का आपको सरचार्ज देना पड़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, फाइनेंस एक्ट के अंदर एक ये चीज आई थी जो बजट में नहीं थी, मैंने इसीलिए ग्रीन कलर में लिखी है, उसमें फर्दर प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सरचार्ज रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल्स के लिए एक बात लिखी है कि अगर आप ये चीज को पूरा कर दें तो हम आपसे सरचार्ज नहीं लेंगे 25,000। वो क्या है, वो ये अंडरटेक करे, एक अंडरटेकिंग देगा कि वो परचेज नहीं करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, ऑब्टेन नहीं करेंगे कोई भी ओनरशिप और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी मुराद होगी यकीनन। अगले 6 महीने तक फाइलर बनने के बाद हम किसी भी चीज को नहीं खरीदेंगे, ना अपनी ओनरशिप में लेंगे। खरीदने से भी चीज ओनरशिप में आती है, इनहेरिटेंस से भी आती है, गिफ्ट से भी आती है, तो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। अब क्या होगा, सच इंडिविजुअल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे सरचार्ज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एटीए लिस्ट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब कंडीशन। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अगर आपने ये अंडरटेकिंग जमा करा दी ऑफिसर को, तो आप, और आपने कहा कि मैं अगले 6 महीने तक ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि यानी कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, तो बस फिर जो है मैं लॉ वाला भी मैंने खोल लिया ताकि हम इसको देख लें कि एक्चुअल में वर्डिंग्स क्या है। 6 महीने तक मैं कोई भी चीज की ऑनरशिप नहीं लूंगा तो उसको सरचार्ज जमा कराने की उस इंडिविजुअल को जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये पढ़वाना चाह रहा था, 6 months from the date of furnishing such undertaking in such form as may be prescribed। इसका मतलब ये होता है कि इस कंडीशन के बारे में अभी एफबीआर एक रहनुमाई जारी करेगा जिसमें बताएंगे वो अंडरटेकिंग कैसी होगी, फॉर्म कैसा होगा, वो ऑनलाइन जमा कराना है, मैनुअल कराना है, और आपको कमिश्नर साहब के ऑफिस के कितने धक्के खाने पड़ेंगे फिर वो आपको मिलेगा, या ये आप ऑनलाइन जमा कराएंगे और फौरन आपको आपको जो है ना माफी मिल जाएगी एटीएल की सरचार्ज से। तो इस चीज को अभी बताना एफबीआर ने बाकी है। हमारी कुछ और इनकम टैक्स लॉ में अच्छा ये भी ज़ाहिर है अमेंडमेंट स्लाइड चेंजेस के साथ अप्रूव हो गई और लॉ का हिस्सा है। कुछ और तब्दीलियां हैं जो हमने आगे इंशाल्लाह देखनी है, मेरे ख्याल है 15 मिनट की वीडियो और काफी होगी। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह।